प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पीसीएस की मुख्य परीक्षा में निबंध से संबंधित 3 खंड होते हैं। खंड 1 में 3 उपखंड होते हैं, जिसमें साहित्य, सामाजिक क्षेत्र और राजनैतिक क्षेत्र हैं। खंड ख में 3 क्षेत्र हैं। विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी एक क्षेत्र है। दूसरा है आर्थिक क्षेत्र। तीसरा कृषि, उद्योग एवं व्यापार है। खंड ग में 3 क्षेत्र हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है। प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि है। और राष्ट्रीय विकास योजनाएं एवं परियोजनाएं हैं। तो ये 3 खंड के 9 उपखंड से संबंधित निबंध पूछे जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक खंड से प्रत्येक निबंध यानी एक निबंध प्रत्येक खंड से करना होता है। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। आज का निबंध है जल संरक्षण के लिए नदी संयोजन आज की मांग। साथियों, उत्तर प्रदेश पीसीएस के मुख्य परीक्षा में 2022 में भी यह प्रश्न पूछा गया था और 2003 में भी यह प्रश्न एज इट इज़ पूछा गया था। नदी जोड़ो परियोजना हमारे देश में शुरू किया गया है, जिसमें केन बेतवा है, कावेरी के लिए है, दक्षिण भारत की नदियां हैं। जोड़ने के लिए भारत सरकार कटिबद्ध है, जबकि जो पानी से संबंधित क्षेत्र हैं वो राज्य से संबंधित विषय है। परंतु यदि आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप किया जाता है। तो जल संरक्षण नदी संयोजन आज की मांग पर निबंध हम शुरू करते हैं। रहीमदास जी ने एक शब्द कहा था कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। यहाँ पर पानी का कई भाव निकल कर के आता है। एक पानी का भाव है इज्जत, इज्जत के बगैर सब बेकार है। और एक पानी का भाव आता है जल, उसके बगैर भी सब बेकार है। तो रहीमदास जी ने कहा था रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीमदास जी की उक्त पंक्ति जल की महत्ता को रेखांकित करती हुई दिखाई देती है। धरती पर जीवन की उत्पत्ति और विकास के लिए पानी अति आवश्यक है। सभ्यताओं का विकास प्रायः नदियों के किनारे ही हुआ है। जल की महत्ता हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी देखने को मिलती है। ऋग्वेद में जल को आपसु भेषजम कह करके इसे औषधि तुल्य बनाया गया है। ऋग्वेद में जल को आपसु भेषजम कहकर इसे औषधि तुल्य बनाया गया है। किंतु जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न प्रतिकूल दशाएं और मानवीय कुचेष्टाओं के कारण आज जल संकट चतुर्दिक दृष्टव्य है। यानी चारों दिशाओं में जो इसकी समस्याएं विद्यमान हुई हैं, ये मानव के कारण ही हुई हैं। यानी उत्पन्न प्रतिकूल दशाएं मानवीय कुचेष्टाओं के कारण हैं। ऐसे में औषधि तुल्य जल के संरक्षण और प्रबंधन हेतु नदी जोड़ो कार्यक्रम की आवश्यकता समीचीन प्रतीत होती है। यानी जब हमारे प्राचीन काल से ही आधार रहा है नदी, चाहे वह सिंधु घाटी की सभ्यता हो, चाहे वो आर्यों का घुमक्कड़ जीवन हो, इन लोगों ने भी अपना ठहराव जब नदियों के किनारे किया। परंतु जैसे जैसे मानव का आकार बढ़ता गया, मानव जनसंख्या बढ़ती गई, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अंधाधुंध विकास करता गया। और आज नदी जो है अपने वर्तमान में एक कुपोषित कह सकते हैं या गंदा कह सकते हैं, या उनकी दशाएं बहुत ही दयनीय हो गई हैं, या कहीं पे सूखा पड़ जा रहा है, कहीं नदी सूख जा रही है। तो ऐसी स्थिति में सरकार के दायित्व हैं कि नदी जोड़ो कार्यक्रम के तहत इसे जोड़ा जाए। अनुच्छेद बदल करके लिखना है, जीवनदायी नदियाँ हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। इनके किनारे ही प्राचीन सभ्यताएं विकसित हुई हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यताएं इनके उदाहरण हैं।
भारत के सांस्कृतिक उन्नयन के नायकों राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर का नदियों से गहरा संबंध रहा है। भारतीय भूखंड में हवा और पानी को सर्वसुलभ नियामक माना गया है तथा इंद्र और कुबेर विपुल जल राशि के प्राचीनतम वैज्ञानिक प्रबंधक रहे हैं। दुनिया के महानगरों, हिमखंडों और नदियों में अकूत जल भंडार है, किंतु मानव के उपयोग के लिए इनकी अल्प मात्रा ही उपलब्ध है। जैसे पृथ्वी पर जितना भी जल है उसका लगभग 97% खारा पानी है, समुद्री पानी है, जिनका उपयोग मानव के लिए बहुत ही उपयुक्त नहीं है। मात्र 3% जो मीठा जल है उनमें से भी काफ़ी हिमखंड में बने हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हमारे लिए उपयोग की अल्प मात्रा हो तो हमारा जिम्मेदारी है कि औद्योगिकरण, शहरीकरण और आबादी के बढ़ते प्रभाव के चलते नदियाँ सिकुड़ रही हैं, उससे बचाया जाए। शहरी अपशिष्ट व मलजल से नदियों का जल दूषित हो गया है। गंगा, यमुना, वरुणा, साबरमती इत्यादि नदियाँ गंभीर संकट का सामना कर रही हैं। भूजल का स्तर निरंतर गिर रहा है। केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा देश के लगभग 800 ऐसे भूखंड की पहचान की गई है। ये भूखंड दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात और तमिलनाडु में हैं। यदि भूजल स्तर की गिरावट में निरंतरता बनी रही तो भयावह जल संकट तो पैदा होगा ही, साथ ही हमारे पारिस्थितिकी तंत्र भी बिगड़ जाएगा। केंद्र सरकार ने ऐसे मामलों को दृष्टिगत लेते हुए 43 भूखंडों से जल निकासी पर प्रतिबंध लगा दिया है। नदी जोड़ो भूजल संवर्धन की परियोजना एक कारगर पहल है। अतः जैसे जैसे नदियाँ परस्पर जुड़ती जाएंगी वैसे वैसे जल से रिक्त हो रहे भंडारों में जल के पुनः भरण की अंतः प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। नदी, भारत की नदियाँ संपूर्ण क्षेत्र पर अटकलियाँ करती हुई मनुष्य और जीव जगत के लिए प्रकृति का बहुमूल्य और अनूठा वरदान बनी हुई हैं। नदियों के द्वारा वन प्रांत हरे भरे तथा पेयजल की उपलब्धता संभव हुई है। देश के कुल 1411 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से 546 लाख हेक्टेयर भूमि इन्हीं नदियों के जल से तृप्त होकर खाद्यान्नों का उत्पादन करती हैं। यदि नदियाँ जुड़ती हैं तो सिंचित रकबे में वृद्धि होगी तथा इन नदियों में प्रतिवर्ष आने वाले बाढ़ से भी निजात मिलेगा। नदी जोड़ों के माध्यम से सूखाग्रस्त नदी में बाढ़ग्रस्त पानी का डाला जाएगा। इसके माध्यम से जहां एक ओर बाढ़ की विभीषिका से हम निजात पाएंगे, वहीं दूसरी ओर सूखा पड़ी नदियों को जीवन किया जाएगा। यानी इसमें दोनों फायदे हैं। एक तरफ हम सूखा से संबंधित समस्याओं से निजात पाएंगे, दूसरी तरफ जो बाढ़ आकर के हमारी मानहानि यानी जो हमारे जान माल का नुकसान होता है उससे भी बचत पाएंगे। भारत में नदियों को जोड़ने की परिकल्पना ब्रिटिश शासनकाल की थी, लेकिन उस समय की स्थिति के अनुसार और वर्तमान की स्थिति के अनुसार अंतर है। तो 1980 में भारत सरकार ने नदी जोड़ो परियोजना का एक खाका तैयार किया। यानी कि ब्रिटिश पीरियड समाप्त हुआ, आज़ादी मिली। आज़ादी की मिलने के कुछ समय बाद 1980 में भारत सरकार ने नदी जोड़ो परियोजना का एक खाका तैयार किया था। तत्पश्चात 2012 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस परियोजना को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया था। इस परियोजना के तहत हिमालय क्षेत्र की 14 परियोजनाएं तथा प्रायद्वीपीय भारत की 16 परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, यानी कुल 30 परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। हाल ही में सरकार द्वारा केन बेतवा लिंक के माध्यम से इस पर कार्य प्रारंभ किया गया है। अन्य परियोजनाओं में दमनगंगा पिंजाल नदी परियोजना, तापी पार नर्मदा परियोजना, गोदावरी कृष्णा परियोजना, कृष्णा पेन्नार परियोजना, पेन्नार कावेरी परियोजना आदि शामिल हैं। जल संरक्षण की दिशा में नदी जोड़ो परियोजना एक वरदान है।
इसको पूरा होने में यद्यपि कई दशक लग सकते हैं, लेकिन इससे स्थायी ढांचागत विकास संभव हो सकेगा, जो कालांतर में देशव्यापी खुशहाली लाने में आधार बनेगा। रोजगार के अवसर सृजित होंगे, खेती किसानी में बहार आएगी, सिंचाई तथा पेयजल की सुविधा बढ़ेगी, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भी आएगी। बिहार, बंगाल तथा असम जैसे राज्यों की बाढ़ से विभीषिका में आने में जो आ रही है उसमें कमी देखने को मिलेगा। साथ ही विदर्भ, बुंदेलखंड, राजस्थान को हरा भरा करने में नदी जोड़ो परियोजना बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। साथियों, नदियों को जोड़ने की बात कहने और सुनने में बहुत आसान लगता है, किंतु इस परियोजना को धरातल पर उतारना बेहद जटिल और जोखिम भरा है। पर्यावरणीय और भौगोलिक चुनौतियों के साथ राज्यों में विवाद और कई देशों के साथ मतभेद होने की आशंका विद्यमान है। चीन के साथ ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर विवाद पहले से ही है। वहीं पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से हमारा तालमेल बैठाना कठिन है। इसके साथ ही बड़े स्तर पर स्थानीय लोगों का विस्थापन और पुनर्वास का संकट झेलना पड़ेगा। यह आशंका भी जताई जा रही है कि परियोजना का क्रियान्वयन होने से नहरों एवं बांधों के लिए अधिकृत उपजाऊ जमीन नष्ट हो जाएगी। जिस भूमि में कम पानी वाली फसलें जैसे जौ, बाजरा, तिलहन इत्यादि पैदा होती है, उस भूमि पर धान और गन्ना पैदा करने की उम्मीद बढ़ जाएगी। पानी हमारे संविधान में राज्य क्षेत्र का मामला है। कावेरी जल विवाद पिछले कई वर्षों से कावेरी जल विवाद उलझन में है। चंबल नदी के जल को लेकर राजस्थान व मध्य प्रदेश में हर वर्ष विवाद होता है। ऐसे में जो नदियां 2 या 2 से अधिक राज्यों में बहती हैं, उन्हें समय समय पर राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने की मांग की जाती है। समय समय पर राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने की मांग की जाती है। हालांकि नदियों को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर उन्हें जोड़ने की प्रक्रिया को धरातल पर लाना आसान नहीं है। इसमें लंबा बजट तथा समय यदि चुनौतियां हैं तो राष्ट्रीय आपदाएं अड़ंगा हैं। इसके साथ नदियों की पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन होगा और जलीय जीव जंतु प्रभावित होंगे। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि जल संरक्षण तथा संवर्धन में नदी जोड़ो परियोजना किसी वरदान से कम नहीं है। नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित चुनौतियां एवं चिंताओं को ध्यान में रखकर और इससे निपट कर यदि सकारात्मक रूप से यह परियोजना सफल हो तो यह देश के भविष्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।